आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक एजिंग नार्सिसिस्ट उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी ज़्यादा टॉक्सिक क्यों हो जाता है, और ऐसे में एम्पैथ यानी उस नार्सिसिस्ट के पार्टनर जब उसका फेस रिवील करने की कोशिश करे तो नार्सिसिस्ट उसके साथ कैसा बर्ताव करता है। और ये भी देखने वाले हैं कि ऐसे सिचुएशन में एम्पैथ ने नार्सिसिस्ट के साथ कैसे डील करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने चैनल पर नार्सिसिस्ट, नार्सिसिज्म, हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड बातें शेयर करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हो जहाँ पे आपका पार्टनर जो है एक नार्सिसिस्ट है, जिसके साथ आपको लाइफ में कोई किसी तरह की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अब आपने उसके सारे पैटर्न्स को डिकोड कर लिया है। अब आपको पता चलने लगा है कि उसके हर वो पैंतरे जो है वो आपके खिलाफ थे और कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने के लिए ही थे। तो अब नार्सिसिस्ट के बारे में आगे जानिए वो क्या करते हैं। अब एक एजिंग नार्सिसिस्ट अक्सर जब उसकी उम्र बढ़ती रहती है तो बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। मतलब उम्र के साथ तो जिम्मेदारियां आनी चाहिए। जनरली ये देखा जाता है कि उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ता है और जिम्मेदारी भी फैमिली की बढ़ जाती है। लेकिन नार्सिसिस्ट के केस में अलग होता है। नार्सिसिस्ट उम्र बढ़ने के साथ साथ वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर यानी एम्पैथ के ऊपर डाल देते हैं। अब एम्पैथ को शुरू से ही आदत हो चुकी होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है एनी टाइम अपने पार्टनर यानी एम्पैथ को ब्लेम करते रहते हैं। हर चीज़ के लिए उन्हें गिल्ट में डाला जाता है कि आपने ये काम नहीं किया, आपको ये भी काम नहीं आता है, सब घरों में देखिए बाकी औरतें तो करती है, तो आप नहीं कर सकते हो क्या। मतलब किसी भी गलती के पीछे आप ही को दोषी ठहराया जाएगा। तो ये हर बार के गिल्ट से बचने के लिए आप इतने अंदर से स्ट्रांग बन जाओगे, हर चीज़ को ईगो पे लेके करने लगोगे। आपको लगेगा चलो भाई मैं ये भी कर लेती हूँ, कौन इसकी बात सुनता है। मतलब किसी भी पर्सन को किसी की टॉर्चर भरी बातें और हेट स्पीच सुनना किसी को पसंद नहीं आता है। इन्हीं सारे कलेश से बचने के लिए हर इंसान अपने घर में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए खुद से वो काम करने के लिए देखता है। तो एम्पैथ ये सारी चीज़ें अपने ऊपर लेके खुद सारी चीज़ें करने लगते हैं, जिस वजह से नार्सिसिस्ट को अब पूरा भरोसा हो जाता है कि आप जो हो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो। अक्सर ये देखा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल होते जाते हैं। जिस उम्र में फैमिली को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी उम्र में वो फैमिली को पूरी तरीके से अकेला छोड़ देता है। मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है अपने पार्टनर यानी एम्पैथ पे डाल देता है। उसे ये सारी चीज़ें अपने ऊपर लेना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसकी नज़र में वो एक राजा है, वो राजा की तरह ही जीना चाहेगा। उसे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके जो कमाई पर जी रहे हो, तो कहीं न कहीं वो आप लोगों के लिए खर्चा कर रहा है, तो वो अब अपनी लाइफ़ अपने मुताबिक कैसे भी जी सकता है। आपने उसका पैसा खर्च किया है, आप उसकी सहूलतों को ले रहे हो, आप उसके ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहे हो। इतने साल की ज़िंदगी नार्सिसिस्ट के साथ जीने के बाद आपको लाइफ़ में क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि नार्सिसिस्ट जो है कितना टॉक्सिक पर्सन है। उसके साथ आपकी ज़िंदगी कितनी स्पॉइल हो रही थी। लेकिन उम्र बढ़ते-बढ़ते वो और भी ज़्यादा टॉक्सिक होते जाते हैं। वो एक नार्सिसिस्ट है ये जानने में आपको इतने साल की ज़िंदगी लग गई। मतलब अब तक आप एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ अपनी लाइफ जी रहे थे, लेकिन उसके पैटर्न्स को डिकोड करने में इतना वक्त लग गया। जब आपकी उम्र भी इतनी चली गई उसके पीछे, अब उसकी भी उम्र ऑलरेडी बढ़ रही है। अब एजिंग नार्सिसिस्ट की खासियत ये होती है कि वो भी जान जाते हैं कि आप भी जान चुके हो कि उसके जो ये पैटर्न्स है उसको आप डिकोड कर रहे हो, लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो खुद नार्सिसिस्ट होके वो उल्टा आपको ही नार्सिसिस्ट बोलेंगे यदि आप उन्हें नार्सिसिस्ट बोलने जाओगे तो कभी नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्ट कहा नहीं जाता। जो जो होता है वो होता है, बट उसे कहने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जब आपने नोटिस किया कि आप अपनी ज़िंदगी के कीमती साल
कितने साल आप उस टॉक्सिक पार्टनर के लिए वेस्ट कर रहे थे, और वो पर्सन एक नार्सिसिस्ट है। ये एक खास तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ये नॉर्मल पर्सन नहीं होते हैं, दिखते हमारी तुम्हारी तरह है, बिल्कुल रहना भी हमारी तुम्हारी तरह रहता है, लेकिन ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। अगर आप उनसे जाके कहोगे कि तुम नार्सिसिस्ट हो, तो उल्टा वो तुम्हें ही कहेंगे कि तुम ही नार्सिसिस्ट हो। ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इनका कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं होता है, इसलिए हमें ही संभल के रहना होता है। आपको याद होगा कि नार्सिसिस्ट धीरे धीरे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे शिफ्ट कर रहे थे, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे बाहर से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे सोशल चीज़ों से रिलेटेड हो। मतलब आप जो है सब कुछ आप ही करोगे। नार्सिसिस्ट जो है सिर्फ जॉब करेगा और घर पे पैसा लाके हाथ में देगा, लेकिन इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है। नार्सिसिस्ट ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहते हैं। अब यदि आप अपने ज़िंदगी की किताब के पन्नों को पीछे पलट के देखोगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि नार्सिसिस्ट शुरुआत से ही सारी जिम्मेदारियां आप पे थोप रहा था। चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे रिलेटिव्स से रिलेटेड हो, चाहे समाज से रिलेटेड हो, वो एक एक करके सारी जिम्मेदारी आप पे शिफ्ट कर चुका था। अब नार्सिसिस्ट को पहले से ही जिम्मेदारी उठाना अच्छा नहीं लगता है। उसे राजा की तरह ज़िंदगी जीना बहुत पसंद है। उसे ऐसा लगता है कि जब मैं पैसा कमा के ला रहा हूँ, घर पे पैसा दे रहा हूँ, तो फिर इनका काम भी बनता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। उसको ऐसा फ़ील होता है कि आप लोग ऐश कर रहे हो, आप उसकी पैसों पे बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हो। तो उसकी ये सोच जो है, इसीलिए वो ऐसे करते हैं कि सारी ज़िम्मेदारियाँ तुम पे शिफ्ट करते रहते हैं, ताकि तुम पे भी कोई काम रहे। जनरली ये देखा जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देते ही है, लेकिन टाइम भी नहीं देते हैं। अब एक चीज़ और याद करने की कोशिश कीजिए कि उस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पार्टनर ने आपके बच्चों के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा। तो जवाब यही रहेगा कि आपको याद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ कहीं पार्टीज़ में गए होंगे, किसी फैमिली फंक्शंस में गए होंगे, या फिर कोई टूर प्लान किया होगा। इसके अलावा यदि आप कुछ भी याद करने की कोशिश करोगे, तो आपको याद नहीं आएगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है अपने बच्चों के साथ भी वही बर्ताव करते हैं। पार्टनर के साथ तो वो कभी लॉयल रहते नहीं हैं, लेकिन बच्चों के साथ भी लॉयल नहीं रहते हैं। तो नार्सिसिस्ट की यही खासियत होती है, और वो सारी एनर्जी, सारा फोकस जो है खुद की इमेज को ब्राइट करने में, लोगों में वाहवाही बटोरने में लगा देते हैं। क्योंकि उन्हें डर भी होता है कि उनकी अब उम्र बढ़ रही है, ये जो चार्म है अब वो चला जाने वाला है। ऐसे बहुत से कारण हैं। चलिए अब जानते हैं कि नार्सिसिस्ट ऐसा क्यों करते हैं। तो फर्स्ट है वैलिडेशन। अब नार्सिसिस्ट को इस एज में ज़्यादा मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं रहता है, इसलिए वो ऐसे कोई तिकड़मबाजी करके, इस तरह का कुछ काम करके समाज में हीरो बने फिरते हैं, और लोगों में दिखावा करके, मतलब पैसे ज़्यादा खर्च करना लोगों पे, लोगों में झूठ-मूठ की इमेज बना के, झूठ-मूठ की सहानुभूति दिखा के, उनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग बिहेवियर दिखा के, लोगों में हीरो बने फिरना, ऐसे कोई स्पॉटलाइट में रहना हमेशा, ऐसे इस तरह का सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, कुछ इस तरह के पोस्ट रखना कि जिससे कि लोगों को ऐसा लगे यार ये तो बहुत बड़े व्यक्ति है, नामी व्यक्ति है। तो इस तरह की फेक इमेज क्रिएट करके वो लोगों से वाहवाही बटोरना चाहते हैं। तो ये दूसरों के वैलिडेशन के लिए किया जाता है। तो उम्र बढ़ने के साथ-साथ अब उसे पता है कि उसका चार्म तो अब जाने वाला है, तो अब उसे इस बात का डर होता है कि आगे उसकी तारीफ़ नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरों के वैलिडेशन के लिए ही जीते हैं, और उन्हें इस तरह का लोगों की तरफ से जो अटेंशन पाना होता है, इसके बिना उनकी लाइफ़ जो है बिल्कुल बोरिंग सी लगती है। इसलिए उन्हें इस तरह की चीज़ें बरकरार रखनी होती है। सेकंड है एजिंग फ़ियर, यानी उम्र बढ़ने का डर। जैसे कि मैंने पहले बताया था, नार्सिसिस्ट को उम्र बढ़ने का बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि उसका चार्म कम होने लगता है, वो वीक नज़र आने लगता है। कहीं न कहीं उसका जो ईगो, अहंकार था, वो थोड़ा डगमगाने लगता है। लोगों के सामने जैसे स्टैंड लेके वो पहले खड़े रहते थे, एक टाँग पे कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, वही सही कर रहा हूँ, आप रॉन्ग बोल रहे हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ये जो डिबेट
करने का जो स्टाइल होता था उसका, कॉन्फिडेंटली जो लोगों को गलत प्रूव कराने में बहुत उस्ताद किस्म के लोग होते थे, अब धीरे धीरे ये उम्र के साथ साथ ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इन्हें डर होता है कि अब हमसे तो ये सारी चीज़ें ना हो पाएंगी, इसलिए वो समाज में बहुत अच्छी इमेज बनाने के लिए अब बहुत ज़्यादा आडंबर दिखावा स्टार्ट कर देते हैं। मतलब पूरा इमेज सुधारने में उसको पता है कि उसकी बहुत सी कमियां जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ नज़र आ रही है। अब उसकी कमियां जो है ऊपर किसी के सामने नज़र ना आए, इसलिए वो सारी चीज़ें दबाने के लिए बस सोशली वो इमेज बनाने के पीछे ही लगे रहते हैं। अब आप समझ जाइए कि जब सोशली उसको एक्टिव रहना पड़ रहा है तो वो अपनी फैमिली के साथ कैसे एंगेज रह सकता है। उसकी नज़र में फ्रेंड्स या फिर उसके जो भी को पार्टनर्स, मतलब कॉलीग्स है या फिर ऑफिस की जो भी है या उसके फ्रेंड सर्कल है, उन्हीं के सामने वो अच्छा बने रहे और इसी चीज़ को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सारी एनर्जी जो है अपनी अच्छाई प्रूव कराने में लगा देते हैं ये लोग। तो इस चक्कर में नार्सिसिस्ट ज़्यादा डर जाते हैं कि कहीं मेरा जो असली चेहरा है लोगों के सामने ना आ जाए, तो मैं अगर जो भी गलतियाँ कर चुका हूँ पास्ट में या मैं जैसा भी पर्सन हूँ, इसकी बात जो है किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। तो अगर उसने इस तरह का ड्रामा रच रखा है कि लोगों के सामने मैं एक फेक इमेज बना के चलूँगा, तो कभी मेरी सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो नार्सिसिस्ट अक्सर वो अंदर से बहुत थके हुए लोग होते हैं। ये जान लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्ट जो है बड़ा खुश है, क्योंकि वो समाज में ऐसा दिखाते हैं सोशली, मतलब इस तरह दिखाते हैं कि लोगों के साथ मिल रहे हैं, हँस रहे हैं, बड़ी-बड़ी कार में घूम रहे हैं, बड़े-बड़े होटल्स में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वो एक्चुअली अंदर से थक रहे होते हैं। वो अपने आप को बहुत थका देते हैं क्योंकि सारी एनर्जी अपने आप को अच्छा प्रूव कराने में ही सारी उम्र बिता देते हैं ये लोग, क्योंकि दूसरों के वैलिडेशन के लिए जीते हैं ये लोग। थर्ड है जिम्मेदारियों से डर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नार्सिसिस्ट किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पर नहीं लेते हैं। उन्हें अक्सर इन चीज़ों में फँसे रहना, मतलब बंधे रहना ऐसा महसूस होता है। वो इसी चक्कर में अक्सर इन चीज़ों से काफ़ी दूर भागने की कोशिश करते हैं और सारी ज़िम्मेदारी अपने पार्टनर पे डाल देते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्ट को बहुत अच्छे से पता है कि एक बार यदि वो ज़िम्मेदारियों के चक्कर में फँस जाएगा, तो उसके लाइफ़ का फ़न ख़त्म हो जाएगा। उसके लाइफ़ में एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। वो एनी टाइम फैमिली, बच्चे, घर, इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा। तो जो कि उसे पसंद नहीं है, क्योंकि उसे ज़िंदगी में हमेशा नंबर 1 पोज़ीशन में रहना पसंद होता है। इसलिए आप अक्सर एक चीज़ नोटिस करना कि नार्सिसिस्ट जिस फ़ील्ड में भी वर्क करते हैं, उनके साथ में जितने भी लोग वर्क करते हैं, सब में वो अपने आप को हाइलाइट करके दिखाने की कोशिश करते हैं। इवन वो फ़ोटोग्राफ़ी ही क्यों ना हो, मान लीजिए कोई फ़ोटोग्राफ्स हो उनके, आप अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो पार्टनर है, हमेशा वो हाइलाइट होने के लिए, वो सेंटर ऑफ़ अट्रैक्शन के लिए खुद को सेंटर में रखने की कोशिश करेंगे या फिर खुद ऐसा कुछ अजीब-सा ड्रेस पहनेंगे, कुछ ऐसा हटके कलर पहनेंगे कि वही हाइलाइट हो जाए। तो नार्सिसिस्ट लोगों की खासियत यही होती है, स्पेशली वो नार्सिसिस्ट जो एक अच्छे पोजीशन पे हो, बहुत अच्छी कमाई करने वाला हो, मतलब जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो, तो आप रिलेट कर पाओगे यदि इस तरह के नार्सिसिस्टिक पार्टनर से आपने डील किया होगा तो। फोर्थ है इनसिक्योरिटी। अब बढ़ती उम्र में नार्सिसिस्ट को अपनी इमेज की इतनी चिंता होती है कि उस चीज़ को लेके उसे बहुत डर भी होता है कि कहीं उसका असली चेहरा समाज के सामने ना आ जाए। वैसे तो उसकी इमेज की चिंता उसे पहले से ही थी, लेकिन बढ़ती उम्र में उसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि पास्ट लाइफ में उसने अपने पार्टनर के साथ या फिर और भी लोगों के साथ, जो उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं या ऑफिस में भी पॉलिटिक्स चलते हैं, तो उसने ऐसे कोई कांड कर रखे होते, ऐसे कुछ काम कर रखे होते कि उसे डर लगा रहता है कि अब जो है उसकी उम्र बढ़ने के साथ-साथ कहीं उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया तो उतने सालों की मेहनत जो है बेकार चली जाएँगी। नार्सिसिस्ट अक्सर अपनी एनर्जी जो है अपनी इमेज बचाने में भी लगा देते हैं, जिस वजह से मैंने पहले भी कहा था नार्सिसिस्ट थके हुए लोग होते हैं। ये तो दूसरों को थकाते ही है, सामने वाले पार्टनर को, क्योंकि इन्हें सारी ज़िंदगी भर अपनी इमेज को बरकरार रखने में ही दौड़ लगानी होती है। इन्हें बहुत डर लगता है कि इनका असली चेहरा समाज के सामने ना आ जाए।
इनमें ऐसी ऐसी बातें भरी पड़ी रहती है, आप अच्छे से जानते होंगे कि आपके पार्टनर ने अब तक के आपके साथ क्या 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 किया है। ये इस तरह के लोग होते हैं कि इनकी हर कमियाँ, इनके हर वो चीज़ जो बताने लायक नहीं होते, वो सिर्फ़ आप जानते हो। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनसे जुड़े हुए होते हैं, उन्हें भी पता होता है। तो ये सारी ज़िंदगी ना अपनी इमेज को बनाने के पीछे ही पूरा खुद की एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं। अब उन्हें इस बात का डर रहता है कि इतने साल तक तो इमेज बचा ली, लेकिन अब बुढ़ापे में अगर असली टाइम पे जब उनका प्रमोशन होने वाला रहता है या फिर मान लीजिए रिटायरमेंट पास में आ रहा है, जिस उम्र में समाज से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलने वाली रहती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट को अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। वो सारी ज़िंदगी तो इज़्ज़त के नाते ही तो सारी चीज़ें छुपाते आए हैं। लोगों में झूठी इमेज दिखाना, घर वालों की झूठी शान दिखाना। नार्सिसिस्ट को अक्सर अपनी डिग्निटी की बहुत ज़्यादा पड़ी होती है। वो अक्सर यही कहते हैं, मेरी डिग्निटी का क्या? तुम्हें तो कुछ पड़ी नहीं है इमेज की, लेकिन मुझे अपनी इमेज बचानी है। मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो याद रखना, नार्सिसिस्ट को सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ यदि कुछ है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी इज़्ज़त। उसके अलावा उसे कोई चीज़ प्यारी नहीं होती है। नार्सिसिस्ट इज़्ज़त के खातिर जीते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़्ज़त, और वो चाहे झूठी इज़्ज़त ही क्यों ना हो, और चाहे वो कितने ही गलत तरीके से कमाई हुई इज़्ज़त ही क्यों ना हो। तो नार्सिसिस्ट इज़्ज़त के भूखे होते हैं। इसलिए अक्सर कहते हैं, मेरी डिग्निटी का क्या? एक डिग्निटी वाला पर्सन कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अक्सर ये चीज़ों को दोहराते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि उनकी सबसे फ़ेवरेट चीज़ क्या है? इज़्ज़त। तो इसी इनसिक्योरिटी के मारे नार्सिसिस्ट अक्सर डरे हुए होते हैं कि उनका असली चेहरा जो है समाज के सामने ना आ जाए, और वो अपना वो जो ईगो है उसे मास्क के द्वारा छुपा देते हैं और लोगों के सामने बहुत ज़्यादा पोलाइट, हम्बल बन के घूमते रहते हैं, लेकिन इनसिक्योर ज़रूर होते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या उम्र बढ़ने के साथ-साथ नार्सिसिस्ट अपने फैमिली के साथ अटैच हो जाता है? मतलब उसके पार्टनर और उसके बच्चों के साथ उसका लगाव बढ़ जाता है? जी नहीं। नार्सिसिस्ट उम्र बढ़ने के साथ-साथ और भी ज़्यादा टॉक्सिक होते रहते हैं। उनके मन में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जो उनका जो चार्म था, जो उनकी हेल्थ थी, जो उनकी एनर्जी थी, अब पूरी तरह से ढल रही है। अब लोगों के सामने वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहे होते हैं। अब वो गुस्सा किस पे दिखाएँगे? वो अपनी फैमिली पे ही दिखाएँगे। उन्हें अपना ईगो डगमगाते हुए नज़र आता है, जिन चीज़ों पे उन्हें नाज़ हुआ करता था। तो अक्सर ढलती उम्र में नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आएँगे आपको। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में जा रहा हो, अगर उसके सामने आप अच्छे लग रहे हो, आप फिज़िकली फिट हो और आप गुड लुकिंग भी हो, तो आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ खराब करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी होगी आपसे कि आप उसके सामने यंग भी लग रहे हो, आप प्रेज़ेंटेबल भी लग रहे हो, लेकिन वो बूढ़ा होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब उसको अनमैच लगने लगती है, तो वो इसी चक्कर में आपको डाउन करने के लिए मेंटल हेल्थ पे टारगेट करते हैं। अब आप ये नोटिस करोगे कि धीरे-धीरे आपकी मेंटल हेल्थ अब खराब हो रही है। रातों को नींद नहीं आ रही है, आँखों के नीचे घेरे आ चुके हैं, बालों का झड़ना शुरू हो चुका है, और नींद ना आने की वजह से इनसोम्निया के शिकार हो गए हो। और इसके बाद जब आप देखते हो कि आप एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हो, तो धीरे-धीरे आपका जो चार्म था, आपकी जो पर्सनैलिटी नज़र आती थी सबके सामने, वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो नार्सिसिस्ट यही चाहते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे ही आप नोटिस करोगे कि आपकी मेंटल हेल्थ धीरे-धीरे खराब हो रही है, तो आप उसी वक़्त अलर्ट हो जाइए और नार्सिसिस्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि यदि आप उसी के बारे में सोचते रह जाओगे, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को बीमार होता हुआ पाओगे। और नार्सिसिस्ट चाहते भी ये है कि समाज की नज़रों में आप मेंटली अनस्टेबल दिखो, क्योंकि आप उसकी इन हरकतों की वजह से जो अपने आप को इतना चेंज कर लेते हो कि जो पर्सनैलिटी आपकी पहले थी, अब वो बहुत डिफरेंट होती है। और जब आप लोगों के सामने इस तरह अनस्टेबल या फिर बीमार दिखना शुरू हो जाते हो, समय-समय पे चिढ़ जाते हो, गुस्सा करते हो, तो वो उसके लिए ईज़ी हो जाता है आपको मेंटली अनस्टेबल प्रूव कराना।
बढ़ती उम्र में नार्सिसिस्ट पहले जैसे अब्यूज नहीं करता है। पहले फिजिकली अब्यूज करना, वर्बल अब्यूज करना, मतलब मारपीट, गाली गलौज जो करता था, अब वो इस तरह के टैक्टिक्स को आजमाता है। मतलब माइंड गेम खेलते हैं बढ़ती उम्र में। वो आपको मेंटली अनस्टेबल दिखाने में पूरी कोशिश लगा देते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह बीमार बीमार दिखोगे सबके सामने, जब आप पहले के मुकाबले बहुत डिफरेंट नज़र आते हो, कभी गुस्से में, कभी रो रहे हो, कभी हंस रहे हो, या फिर कभी चीख रहे हो, तो ये मेंटली अनस्टेबल साबित करने में उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो ये नार्सिसिस्ट इस तरह का माइंड गेम खेलते हैं, इसलिए अलर्ट हो जाइए। उसके किसी भी तरह के पैंतरों को आप कामयाब मत होने दीजिएगा। आप सेल्फ लव कीजिए और खुद के हिसाब से अपनी खुशी के खातिर ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए। अपनी ज़िंदगी बहुत ही वैल्यूएबल होती है, और आप में वो बात है, मैं अच्छे से जानती हूँ। आपने अपने हुनर को छुपाए रखा था, आप उसे सामने लाइए और उस पे फ़ोकस कीजिए, ना कि नार्सिसिस्ट के इस तरह के टॉक्सिसिटी पे। सेकंड है विक्टिम कार्ड प्ले करना, मतलब खुद को पीड़ित बताना। तो नार्सिसिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस उम्र में अब जब उसका कोई भी पैंतरा काम नहीं आने वाला है, तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छा वर्क कर जाएगा। वो इतना बेचारा बन जाते हैं लोगों के सामने, बिल्कुल असहाय, मतलब कोई नहीं है उसका, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आपने देखा होगा आपके अड़ोस-पड़ोस में किसी को तो ऐसा देखा होगा कि वो अब बहुत ज़्यादा लाचार नज़र आ रहे हैं, या फिर वो किसी बीमारी से पीड़ित है। तो अक्सर हमने ये भी देखा है कि समाज में बूढ़े बुजुर्गों को लेके वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हर किसी के मन में रहता है। लेकिन यदि उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके फैमिली, तो उसके 2 साइड्स हो सकते हैं। ये भी सोच लीजिएगा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में अपने फैमिली के साथ कैसे दिन बिताए होंगे, जिस वजह से उनकी फैमिली जो है, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। अब उन्हें इस तरह छोड़ दिया गया है, क्योंकि वो जो है अक्सर वो नार्सिसिस्ट जवानी में जब वो यंग होते हैं, अपने पार्टनर की तरफ या फिर अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो एक गुस्सा हर किसी के मन में रहता है, इसलिए वो अकेले भी पड़ जाते हैं। नार्सिसिस्ट ओल्ड एज में अकेले ही पड़ जाते हैं। उन्हें पता है कि वो अब अकेले पड़ चुके हैं, तो लोगों से सिंपैथी कैसे पाना है। जब तक वो अपना बेचारापन नहीं दिखाएँगे, जब तक वो लाचारी नहीं दिखाएँगे और अपना जो सिंपैथी अपने आप पे बटोरने के लिए अपनी जो सैड स्टोरी, अपना कुछ इमेजिनरी वर्ल्ड जो क्रिएट किया वाला था, कुछ ऐसे स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आज जब मेरी उम्र बढ़ गई है, तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इनका रोना अक्सर इसी चीज़ का रहता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो सब लोग इन पे तरस खाते हैं, और बाहर वाले लोग ऐसी सिचुएशन में भी उनके घर वालों को दोषी ठहराते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उन्हें स्टोरी पता ही नहीं होती है। थर्ड है क्रेडिट लेना। बच्चों की कामयाबी का सारा क्रेडिट वो खुद ले जाते हैं। मतलब यदि बच्चे मेहनत करके सफल बन जाते हैं, कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं, कुछ नाम कमा लेते हैं, तो ये सोशल मीडिया पे पहले तो उनके पोस्ट ज़रूर रखेंगे कि मेरा बेटा ये बन चुका है, मेरी बेटी ये बन चुकी है। और जब भी दूसरों को बताने की बारी आती है, वो यही बताते फिरते हैं कि मैंने मेरे बेटे को ये पढ़ाया था, मुझे पता था एक न एक दिन मेरा बेटा ये ज़रूर बनेगा। लेकिन ये वही व्यक्ति है जो घर में इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं अपने बच्चों के साथ। अब समाज ये सारी चीज़ें नहीं जानता है, लेकिन समाज में ये लोग वाहवाही ज़रूर बटोर लेते हैं। यहाँ पे भी वो हाथ साफ कर जाते हैं। मतलब ये लोग कोई चांस नहीं मिस करते हैं कि लोगों से तारीफ पाने का। ये बहुत अजीब होते हैं। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि क्या नार्सिसिस्ट को अपनी गलतियों का एहसास होता है? जी नहीं। उसे अपनी गलतियों का एहसास कभी नहीं होगा। वो ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी वाला व्यक्ति है। वो बढ़ती उम्र के साथ जब उसकी पोस्ट बड़ी हो जाती है, मतलब वो जिस भी लेवल पे था अब उसका लेवल बढ़ चुका है, फाइनेंशियली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो वो और भी ज़्यादा टॉक्सिक होते रहता है, और अपने पार्टनर को एक ही चीज़ कहते हुए नज़र आएगा कि मेरी वजह से तुम ये हो। मतलब तुम मेरा खा रहे हो, तुम मेरे घर में हो, तुम्हें ये जो ऐशो-आराम की ज़िंदगी मिली है, मेरी वजह से मिली है। तो ये अक्सर बढ़ती उम्र में ये चीज़ें दोहराते रहते हैं कि मेरा, मेरा, मेरा। तो नार्सिसिस्ट को इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी उम्र बढ़ने के बाद भी वो वैसा ही रहता है। वो ये चीज़ें कभी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है कि उसने कभी गलती की भी है।
वो हमेशा अपने आप को सही ही समझते हैं, पहले भी समझते थे, वो हमेशा ही समझेंगे अपने आप को, एंड तक के वो खुद ही सही होता है। उसको पता है अगर वो जो भी गलत करता भी है तो उसकी ज़िम्मेदार आप ही हो। तो चलिए अब देखते हैं कि परिवार को एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, उनसे डील करने के लिए क्या करना चाहिए? परिवार और मतलब पार्टनर और बच्चों को। तो सबसे पहले तो उससे इमोशनल डिटैचमेंट शुरू कर देना चाहिए। अगर उसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड रहोगे तो आप ही को तकलीफ़ होगी। आप जो भी उसकी नेगेटिव बातें होती है अपने दिल पे मत लगा लीजिए। जब भी वो आपको कुछ इस तरह की बातें बोलता है तो आप उस जगह से हट जाइए, थोड़ा बाहर घूमने निकल जाइए। तो फिर आपको थोड़ा-सा बाहर का एटमॉस्फेयर मिलेगा, कई नए लोग मिलेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ रह के आप थोड़ा-सा मतलब अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए, कहीं एंगेज रहने की कोशिश कीजिए, कहने का मतलब ये है। लेकिन वही चारदीवारी में, उसी एटमॉस्फेयर में, उसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप रहोगे, तो ये चीज़ें हावी ज़रूर होगी। चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आप खुद जो आप पीड़ित हो रहे हो नार्सिसिस्ट से, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नार्सिसिस्ट से डील करने के लिए आपको पूरी तरीके से इमोशनली डिटैच होना ही पड़ेगा। किसी भी चीज़ को दिल से नहीं लगाना है। हाँ, कहीं न कहीं आपको गिल्ट ज़रूर आएगा कि ऐसे अपने घर के पर्सन के साथ हम कैसे कर सकते हैं। हम उनके साथ बिल्कुल बात ना करें या फिर उन्हें मतलब बिल्कुल नज़रअंदाज़ करें। ये चीज़ कहीं न कहीं गिल्ट में डालेगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि सारी ज़िंदगी आपने एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ किस तरह बिताई है। कहीं न कहीं उसने आपकी तो मेंटल हेल्थ ख़राब की ही होगी, लेकिन बच्चों की भी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी और बच्चों पे इसका इतना बुरा असर होता है कि फ्यूचर में बच्चे शादी भी नहीं करना चाहेंगे। बच्चों के मन में ये बैठ जाता है कि शादी मतलब एक टॉक्सिक चीज़ होता है। तो बच्चे जो है अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बच्चे लोगों के सामने कम निकलते हैं और फ्रेंड्स भी बहुत कम होते हैं इनके, घर पे भी फ्रेंड्स कभी नहीं बुलाएँगे ये लोग और दूर-दूर रहना पसंद करेंगे समाज से। तो नार्सिसिस्ट को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसकी ज़िम्मेदार भी आप ही को ठहराएँगे। वो अक्सर यही कहते हुए दिखेंगे कि हम दोनों की लड़ाई-झगड़े की वज़ह से तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो, तुम्हारी वज़ह से, तुम्हारे चीखने-चिल्लाने की वज़ह से बच्चे जो है स्पॉइल होते जा रहे हैं, मतलब बच्चों की लाइफ़ स्पॉइल हो रही है, बच्चे जो है मतलब मेंटली ख़राब होते जा रहे हैं। इसकी ज़िम्मेदारी भी आप पे डाल दी जाएँगी, इसके लिए ब्लेम भी आप ही को किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उससे पूरी तरीके से इमोशनली डिटैच हो जाना है। क्योंकि नार्सिसिस्ट वही डिज़र्व करता है, आपको गिल्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके बिल्कुल अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कीजिए, बिल्कुल कान बंद कर लीजिए, वो कुछ भी कहता है, बिल्कुल वो चीज़ों को दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। सेकंड है फाइनेंशियली स्टेबल होना। अब मैं आपको ये एक बात बता दूँ कि नार्सिसिस्ट बढ़ती उम्र में अक्सर जब ये नोटिस करता है कि अब आपको भी कहीं न कहीं आपने नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स को डिकोड करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप भी जान रहे हो कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप उससे कम बात कर रहे हो या फिर आप बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ़ अपने बच्चों पे, अपने घर पे फ़ोकस कर रहे हो। तो नार्सिसिस्ट को अपना सप्लाई खोता हुआ नज़र आता है, कहीं न कहीं कंट्रोल खोता हुआ नज़र आता है। तो ऐसी एज में आके वो न्यू सप्लाई की भी तलाश करते हैं, मतलब न्यू पार्टनर की तलाश करते हैं। कहीं न कहीं वो बाहर एंगेज होते हैं और जब उन्हें ऐसा कोई पार्टनर मिल जाता है, तब वो तुम्हें डिस्कार्ड करने की ज़रूर सोचेंगे। क्योंकि जब तक नार्सिसिस्ट के रडार में कोई ऐसा पार्टनर नहीं आ जाता है, तब तक के वो आपको ही अब्यूज़ करते रहेगा और आप उसके साथ हमेशा इसी तरह की ज़िंदगी बिताते रहोगे। अब जब नार्सिसिस्ट को पता चल गया है कि अब आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है, कहीं न कहीं उसका पर्दाफ़ाश हो जाएगा। वो डरा हुआ होता है कि उसकी सारी चीज़ें जो है अब आप गुस्से से किसी और के सामने बोल दोगे, उसकी पोल खुल जाएगी, तो वो आपको डिस्कार्ड करने की सोचेगा। उसको आपसे तो लगाव था ही नहीं, लेकिन बच्चों से भी ख़ास लगाव नहीं होता है। नार्सिसिस्ट किसी के भी प्रति इतना लगाव दिखाता ही नहीं है। एक्चुअली उसे खुद से प्यार होता है। वो जो है बस समाज में दिखाने के लिए आपके बच्चों के ज़रिए जुड़ा है, ऐसा दिखाने की कोशिश करता है। वो अक्सर ये प्रूव भी करा देता है कि मैं बच्चों के लिए कितना कर रहा हूँ, कितने एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ, उनके लिए इतना खर्चा कर रहा हूँ। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। जैसे-जैसे नार्सिसिस्ट आप पे से कंट्रोल खोता हुआ पाता है, तो वो अपनी लाइफ़ में न्यू सप्लाई की तलाश में होता है। अब जब न्यू सप्लाई उसकी लाइफ़ में मिल जाते हैं, मतलब न्यू पार्टनर,
तब वो आपको डिस्कार्ड करने की सोचते हैं। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि नार्सिसिस्ट के साथ यदि आप अभी जुड़े हो तो इसकी गारंटी, एक क्लैरिटी तो है नहीं आपकी लाइफ में, और लाइफ लॉन्ग साथ में ही रहोगे इसकी भी गारंटी नहीं रहती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में कब क्या करेंगे आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो नार्सिसिस्ट डिस्कार्ड भी कर देते हैं बिना बताए, मतलब जब तक आप छोड़ना चाहोगे, जब तक आप उससे अलग होना चाहोगे तो वो कभी नहीं होने देगा ये चीज़। लेकिन जब उसे न्यू सप्लाई मिल जाएंगे, जब आप पर से पूरा कंट्रोल हट गया, जब आप बोरिंग लग रहे हो उसकी लाइफ में, क्योंकि अब आप उनके साथ उस तरह के कांटेक्ट में नहीं हो, आप उनके बातों में नहीं आ रहे हो, आप उसे रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आप उसके किसी भी गेम प्लान का हिस्सा नहीं बन रहे हो, तो वो आपको डिस्कार्ड तो करेगा ही। नार्सिसिस्ट के साथ जितने भी लोगों का आज तक के हिस्ट्री देखा गया है, नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर को कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल होने नहीं देते हैं। चाहे उनकी पार्टनर पहले से वर्किंग थे या फिर बहुत अच्छे एजुकेटेड थे, लेकिन नार्सिसिस्ट ने कभी भी उसे जॉब नहीं करने दिया। नार्सिसिस्ट अक्सर इसी बात से डरे होते हैं कि अगर उनके पार्टनर ने बाहर जाके वर्क करना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं उनके हाथ से कंट्रोल छूट जाएगा। अगर वो कॉन्फिडेंट हो गए तो वो अपनी लाइफ जी सकते हैं अलग तरीके से। फिर वो कंट्रोल किस पे हासिल करेंगे, फिर वो किसे मैनिपुलेट करेंगे। तो इसी डर से नार्सिसिस्ट अक्सर फाइनेंशियली अब्यूज़ करने के लिए, फाइनेंशियली कंट्रोल करने के लिए अपने पार्टनर को फाइनेंशियली अनस्टेबल ही रहने देता है। तो इस वजह से आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए थोड़ा सा कदम उठाना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ ऐसा कोर्स कीजिए या फिर आप में कोई स्किल डेवलप कीजिए जिससे कि आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ी बहुत सेविंग्स ज़रूर कीजिएगा, अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि कभी भी लाइफ में काम आ सकता है। किसी भी लड़की के पेरेंट्स जो है, जब भी लड़की मुसीबत में होती है तो जब भी हेल्प लेने की कोशिश करती है अपने पेरेंट्स से, अक्सर उनका एक ही डायलॉग रहता है, बेटा अब वही तुम्हारा घर है, एडजस्ट कर लो। तो ये एडजस्ट कर लो बोलने में ही उन्हें जितना कम समय लगा, वो एडजस्ट आप पूरी ज़िंदगी कर रहे हो इसका उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस चीज़ का उनको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि आप कितना एडजस्ट कर रहे थे लाइफ को। ये बोलने में बहुत आसान होता है एडजस्ट कर लो, लेकिन जो एडजस्ट कर रहा होता है, जिस पे बीत रही होती है, ये सिर्फ वही समझ सकता है कि कितनी बड़ी बात होती है एडजस्ट करना। उफ, तो ये वो चीज़ होती है। और इन लॉज अक्सर यही कहेंगे, और आपकी जो टॉक्सिक पार्टनर है वो भी यही कहेंगे कि ये तुम्हारा घर नहीं है, निकल जाओ। अब बेटी का घर कौन सा है? इसलिए एक चीज़ कहती हूँ कि कुछ ना कुछ कीजिए, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए थोड़ा बहुत अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। आप में जो स्किल है उसे डेवलप कीजिए, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कीजिए, 4 पैसे आपके पास आना चाहिए, अभी से पैसों को सेव करना स्टार्ट कर दीजिए। ये वो चीज़ है जब आपकी मुसीबत के टाइम पे आपको काम आएगी। इतनी ज़िंदगी जी लेने के बाद जब आपको ये पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी शायद इस नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, ये किसी भी वक्त मुझे धोखा दे सकता है, या फिर मेरी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब हो जाएगी अगर मैं इसी तरह की लाइफ में रहूँगी तो आज ही से आपने फाइनेंशियली स्टेबल होने के बारे में सोचना है। आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, आप इन-लॉज़ से बात कर सकते हो, आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हो। आप उसे प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए नार्सिसिस्ट कभी-कभी मान भी जाते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली स्टेबल इसलिए नहीं होने देना चाहते हैं क्योंकि कंट्रोल छूट जाएगा। तो आप उसको इस तरह समझा सकते हो कि अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गई तो घर में थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, या फिर आपके जो अपने खुद के पर्सनल खर्चे हैं आप उठाना चाहते हो, अब आपने ये डिसाइड किया है। तो आप इस तरीके से उन्हें समझा सकते हो। आप उन्हें समझाइए। हाँ, लेकिन जब हद से बाहर आपका लाइफ स्पॉइल हो रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, अब उसके साथ ज़िंदगी बिल्कुल जी ही नहीं जा रही है, तो ये स्टैंड आपको लेना ही होगा कि आपने फाइनेंशियली स्टेबल होना है। क्योंकि जो जॉब है इतनी ईज़िली मिलती नहीं है। हो सकता है कि आपके पास इतना कोई स्किल ना हो, या फिर आपका एजुकेशन कंप्लीट ना हुआ हो, तो आज ही से छोटा-मोटा वर्क या कुछ ऐसे स्किल सीखिए जिससे कि आप थोड़ा-सा अर्निंग कर सको।
तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और रिलेटेबल भी लगा होगा। अगर रिलेटेबल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, जाते जाते एक हाइप ज़रूर करते जाइएगा। और हाँ, यदि आपको हमारे साथ आपकी स्टोरी शेयर करनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग जब इस कमेंट को रीड करेंगे तो उन्हें भी लाइफ में मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, सुपर थैंक्स के ज़रिए आप हमारी मदद भी कर सकते हो। और इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए हमेशा बने रहिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।